नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर। बजटीय प्रावधानों के प्रभावी अमल के लिए आयोजित वेबिनार में पारदर्शिता के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बताई महत्वपूर्ण। सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। असम और पश्चिम बंगाल को शिक्षा, ऊर्जा और रेलवे समेत अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक कोलकाता मेट्रो रेलवे के विस्तार का किया उद्घाटन। हुगली में विशाल जनसभा में बोले, बीजेपी बनाएगी सोनार बांग्ला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कोविड टीकाकरण प्रगति की समीक्षा। सक्रिय मामलों में बढ़त वाले 6 राज्यों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। देश भर में अब तक 1 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गिरी कांग्रेस की सरकार। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का इस्तीफा। विपक्ष के नेता एन रंगासामी ने सरकार बनाने की दावेदारी से किया इनकार। राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीती 3 सीटें। गुजरात में निर्विरोध निर्वाचित हुए दिनेश अनावाडिया और रामाभाई मोकरिया। असम से उच्च सदन दोबारा पहुंचे विश्वजीत देमारी। और बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा उपकरण के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और इसमें निजी क्षेत्र अहम भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें जवान भी और नौजवान भी, इन दोनों मोर्चों के सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा। आज का भारत सोमवार को रक्षा क्षेत्र में बजट के प्रभावी कार्यान्वयन पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय इंजीनियरों और निर्माताओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि कोविड-19 से पहले भारत में एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था, लेकिन आज हजारों की संख्या में वेंटिलेटरों का निर्माण हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी इसी तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। अब भारत अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के लिए जरूरी है कि भारत के पास मजबूत सैन्य शक्ति हो। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों का होना बहुत जरूरी है और ये मजबूती सेना की तैयारियों से आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। हालत यह है कि स्मॉल आर्म्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ्य नहीं है।
मंगल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला भारत आधुनिक हथियार भी बना सकता था। रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों के सहयोग के बगैर 21वीं सदी का डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत में तैयार किए जा सकने वाले 100 उपकरणों की नेगेटिव लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो भारत को रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहा कि वो रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आगे आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पश्चिम बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां कानून का राज स्थापित नहीं होता। हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकारों पर पूरे क्षेत्र के विकास की अनदेखी की। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी ऐसे बंगाल का विकास करेगी जिसमें सबका विकास शामिल हो और किसी का तुष्टीकरण ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, साथ ही उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन नई रेल लाइनों से जीवन आसान होने के साथ ही उद्यम के नए विकल्प मिलेंगे। ये तमाम प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल को उन इलाकों से भी जोड़ रहे हैं जहां कोल इंडस्ट्री है, स्टील उद्योग है, जहां फर्टिलाइजर तैयार होता है, अनाज पैदा होता है। यानी इन नई रेल लाइनों से जीवन तो आसान होगा ही, उद्यम के लिए भी नए विकल्प मिलेंगे। इससे पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारें पश्चिम बंगाल में रहीं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को अपने ही हाल में छोड़ दिया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की धरोहर को बेहाल होने दिया। मुझे हैरानी है, इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहाँ रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसे बंगाल का विकास करेंगे जिसमें सबका विकास शामिल हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला के लिए काम करेगी, जो बंगाल के इतिहास और संस्कृति को मजबूत करेगी। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी जिसमें यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। ऐसा बंगाल जहां आस्था, अध्यात्म और उद्यम सबका सम्मान होगा। ऐसा बंगाल जहां विकास सभी का होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे के विस्तार का उद्घाटन करते हुए इस खंड पर पहली मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई।
प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्वी रेलवे की 132 किलोमीटर लंबी खड़गपुर आदित्यपुर तीसरी लाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। साथ ही अजीमगंज से लेकर खरगाघाट रोड रेलखंड के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हावड़ा वर्धमान कार्ड लाइन के दनकुनी और बरोई पारा के बीच चौथी लाइन के साथ ही हावड़ा वर्धमान मेन लाइन के रसूलपुर और मगरा के बीच तीसरी लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम को आज 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऊर्जा और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का नया उपहार मिला। पश्चिम बंगाल के दौरे पर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब की तरक्की सरकार का लक्ष्य है और नए सुधारों से सभी तबकों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित कार्यक्रम में इंडियन ऑयल की बोंगाई गांव रिफाइनरी की इंड मैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ में मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म और तिनसुकिया के मकुम के हेबड़ा गांव में एक गैस कंप्रेशर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने हर तरह के भेदभाव को दूर किया है। असम के किसान अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकें, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सकें, उनकी आय बढ़े, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं। किसी व्यक्ति उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलती है तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ ये आत्मविश्वास क्षेत्र का भी विकास करता है और देश का भी विकास करता है। आज हमारी सरकार उन लोगों, उन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी। अब व्यवस्था ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर असम को विकास से दूर रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस क्षेत्र का विकास मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म का निर्माण क्रूड ऑयल के लगभग 40,000 किलोलीटर के सुरक्षित भंडार और वेट क्रूड ऑयल से फॉर्मेशन वाटर को अलग करने के लिए किया गया है। तिनसुकिया के मकुम स्थित गैस कंप्रेशर स्टेशन देश के कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता में प्रतिवर्ष 16,500 मीट्रिक टन की वृद्धि करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में 2 और असम में 1 राज्यसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। गुजरात से राज्यसभा की दोनों सीटों पर बीजेपी के दिनेश चंद्र जेमल भाई अनावाडिया और राम भाई हरजी भाई मोकरिया को विजयी घोषित किया गया। कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। गुजरात में ये दोनों सीटें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और बीजेपी के अभय भारद्वाज के निधन की वजह से खाली हुई थी। राज्यसभा में अहमद पटेल का कार्यकाल अगस्त 2023 तक और अभय भारद्वाज का कार्यकाल जून 2026 तक था। और इधर असम में भी 1 राज्यसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विश्वजीत दैमारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। यहां भी विपक्ष की तरफ से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था। और इस समय कई राज्यों में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लगभग 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट विधानमंडल में पेश किया। ये किसी राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
पहली बार किसी राज्य में पेपरलेस बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास है और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 4 क्षेत्रों बुनियादी विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। बजट में 90,721 करोड़ रुपए वित्तीय घाटे का अनुमान है। राज्य में नई परियोजनाओं के लिए लगभग 27,598 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कल्याणकारी बजट बताया है। और बिहार विधानमंडल में आज राज्य के साल 2021-22 का बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया। इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए कुल 2,18,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया है। इस साल आम लोगों को राहत देते हुए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। अगले वित्तीय वर्ष में 2,18,502 करोड़ की अनुमानित आय का दावा किया गया है। योजना मद में 1,51,881 करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था की गई है। अगले 5 साल में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। पशुधन के स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। पशु और मत्स्य पालन के लिए सहायता को लेकर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं सिंचाई योजना के लिए 550 करोड़ रुपए और सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। सीएम प्रवासी योजना के जरिए 1,55,000 श्रमिकों को राशि भेजी गई। श्रम सिद्धि अभियान से रोजगार मुहैया कराए गए। उन्होंने कहा कि एमपी ने सबसे पहले आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप तैयार किया। सुशासन की संकल्पना के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षित दूरी के मापदंड और अन्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। और सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश गौतम ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भरा। रीवा के देव तालाब विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे गिरीश गौतम निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज कांग्रेस की सरकार गिर गई। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने आज इस्तीफा दे दिया। पुडुचेरी विधानसभा सदन में आज विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। वी नारायणसामी ने सदन में केंद्र सरकार पर सरकार चलाने में सहयोग न करने और पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी पर राज्य सरकार के कामकाज में अड़चने पैदा करने का आरोप लगाया और वोटिंग से पहले ही अपने सहयोगियों के साथ सदन से बाहर निकल गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वीपी शिवकोलुधु ने विश्वास प्रस्ताव के गिरने की घोषणा की। वी नारायणसामी ने उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन से राजनिवास में मुलाकात कर मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा और इसे स्वीकार करने का आग्रह किया। हाल ही में कई कांग्रेस विधायकों और राज्य सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे डीएमके के विधायकों के इस्तीफे की वजह से वी नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई थी और इसी बीच एनआर कांग्रेस प्रमुख और विपक्ष के नेता एन रंगासामी ने कहा है कि उनका सरकार बनाने का दावा पेश करने का कोई इरादा नहीं है और आगे की चर्चा फिलहाल की जाएगी। सदन में फिलहाल सरकार के पास 11 और विपक्ष के पास 14 का संख्या बल है। इनमें कांग्रेस के 9, डीएमके के 2, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7, एआईएडीएमके के 4, बीजेपी के 3 नामी सदस्य और 1 निर्दलीय विधायक है। और टूल किट मामले में आरोपी दिशा रवि को 1 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत पूरा होने पर सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया और 5 दिन की रिमांड के लिए अर्जी दायर की, जिससे उसका दूसरे आरोपियों निकिता जैकब और शांतनु से सामना कराया जा सके और दिशा रवि से उन दोनों के सामने पूछताछ की जा सके। निकिता जैकब को पहले भी जांच में शामिल होने का नोटिस दिया जा चुका है। वहीं दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में एक आरोपी जसप्रीत सिंह को आज गिरफ्तार किया। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा के दौरान जसप्रीत सिंह ने किले के मीनार पर चढ़ते हुए देखा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश भर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अधिकारियों से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। देश में अब तक 1,14,24,094 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 63.3% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का पहला और 11 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। वहीं 40% से अधिक यानी कि 38,83,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। 4 राज्यों में 75% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज 3,07,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। देश के 6 राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को दूसरी बार पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है। और इसी बीच महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनीतिक सभाएं, सामाजिक और धार्मिक समारोह पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। भारत और मॉरिशस ने आज एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट से हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत कोविड पश्चात दुनिया में दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी। ये समझौता मॉरिशस होकर भारतीय निवेशकों को अफ्रीका के अन्य देशों में निवेश का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। किसी भी अफ्रीकी देश के साथ भारत का इस तरह का पहला समझौता हुआ है। इससे मॉरिशस भारत के लिए अफ्रीका का केंद्र बनकर उभरेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल मॉरिशस के दौरे पर हैं। समझौते के तहत भारत की तरफ से मॉरिशस को एक ड्रोनियर हवाई जहाज और उन्नत ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। 2 सालों के लिए ये अनुदान के रूप में मॉरिशस की सुरक्षा जरूरतों के लिए दिए जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के लिए $10 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है, जिससे मॉरिशस भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद कर सकेगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की और वो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ से भी मिले। This landmark agreement is far-reaching and should unleash new and expanded opportunities in trade, in goods and services, investment, economic cooperation and technical assistance. The SECPA will encourage Indian entrepreneurs to invest both in Mauritius and across the whole region. भारत ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए न्यूनतम परमाणु हथियारों की क्षमता बनाए रखेगा, लेकिन ना तो इसका पहले प्रयोग किया जाएगा और ना ही किसी गैर परमाणु हथियार क्षमता वाले देश के खिलाफ इसका उपयोग किया जाएगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज संयुक्त राष्ट्र के तहत परमाणु निरस्त्रीकरण पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। विदेश सचिव श्रृंगला ने यह भी कहा कि बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अभी भी समझौता बाकी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को यथाशीघ्र इस पर समझौता की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26वां हुनर हाट चल रहा है। वोकल फॉर लोकल की थीम आयोजित ये मेला 1 मार्च तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इसका उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हुनर हाट देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस समय देश भर की सांस्कृतिक विरासत और शिल्पकला एक मंच पर उतर आई है। यहाँ चल रहे 26वीं हुनर हाट में जहाँ आपको कलाकारों के हाथ से बनाए गए उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी, वहीं राज्यों के विविध पारंपरिक व्यंजन और मनोरंजन भी मौजूद है। रविवार को हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हुनर हाट देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार पारंपरिक दस्तकारों, शिल्पकारों को पूरा प्रोत्साहन दे रही है। हम इसका विकास करना चाहते हैं। अभी तक विलेज इंडस्ट्रीज का पर ईयर का जो टर्नओवर है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है। हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2-3 वर्षों के अंदर ही हमको इसे 5 लाख करोड़ रुपए तक का टर्नओवर के लक्ष्य को हमको हासिल करना। हुनर हाट में जम्मू से आए पश्मीना के कारीगर जावेद ने कहा कि पश्मीना हस्तकला के कारीगरों को पहचान और रोजगार बढ़ाने में इस मंच की बड़ी भूमिका है। अच्छा है, यहाँ का सुविधा भी गवर्नमेंट का जो सुविधा किया है वो बहुत ही अच्छा है, तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम चाहते कि आगे बढ़े। इसके पीछे हमारे पास बहुत सारे कारीगर हैं अपने यहाँ पे, जो हमारे शॉल्स है, सूट्स है, साड़ीज़ है, हमारे कश्मीरी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड के बहुत सारे वैरायटीज़ रहते हैं हमारे पास के, जिसमें हमारे पास बहुत सारे कारीगर भी पीछे लगे, हम खुद करते ये काम। 26वीं हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल है। ये मेला 1 मार्च 2021 तक चलेगा। इसमें देश के 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 600 से अधिक दस्तकार और शिल्पकार शामिल हैं, जो अपने अपने शानदार स्वदेशी उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हुनर हाट एक ऐसा मंच जहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कलाकारों की कलाओं का एक उम्दा प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे आए कलाकारों का ये भी मानना है कि इस मंच से उनको रोजगार के कई अवसर मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टेलीविजन। और फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। देखिए